आज पढ़ेंगे भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ शब्द जो होगा वो शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत शब्द देश के नाम और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। कौन कौन? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यानी कि अनुच्छेद 1 में ये भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो शामिल हो सकते हैं। नोट में लिखा है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के बाद केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को माना गया है। अनुच्छेद 2 क्या है? तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में यानी कि अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम कौन सा? तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। दो है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति संघ को दिया गया है। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से विद्यमान है, और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। उसे शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के क सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। अनुच्छेद 2 के क सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 में संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण
वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। पहला है, किसी राज्य में से उनके क्षेत्र को अलग कर, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है क्या है कि किसी राज्य में से, यानी कि कोई बिहार राज्य है, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को, इस क्षेत्र को थोड़ा सा, इस क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को, यानी कि इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश। तो क्या कर रहा है कि किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत। दूसरा क्या है, ख में, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है। यानी कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकना, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद करेगा। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर 5वें तथा 18वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ बातें जोड़ी गई, यानी कि 5वें संविधान और 18वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ और प्रावधान जोड़ा गया। 5वां संविधान संशोधन 1955, 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावी होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत दो व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा। यानी कि 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावी होने वाले राज्य की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। राज्य के राय मांगे जाने की प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत दो व्यवस्था अपनाई गई। पहला, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान यह था कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। कह रहा है कि पहला है कौन सी, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। ये दो प्रावधान किया गया 5वां संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। अगला दिया है कि 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए। इस स्पष्टीकरणों को सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र को किसी संस्था के पास भेजा जाए। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। तो इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में
दो स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरण का सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी संस्था के पास भेजा जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद के इच्छा पर टिका हुआ है। यानी कि राज्य का अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? तो राज्य की अस्तित्व संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। यानी कि यदि किसी राज्य की सीमा को बदलने, उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। वह ऐसा साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 3 के राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके विभिन्न चरण इस प्रकार है। यानी कि किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 3 के तहत, तो संसद को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। वह प्रक्रिया कौन सा है, देखते हैं। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश पेश करे। दूसरा पॉइंट है कि विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है, तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था। इसे 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट है कि राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा जो यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राज्य के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यानी कि यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है, यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि में बदलाव कर सकती है। ठीक है, यहाँ से अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है, अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र सीमा या नाम आदि का परिवर्तन किया जाना है
तो ऐसा विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का अपवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने या उसके नाम या सीमा में कोई परिवर्तन करने वाला विधेयक वहाँ के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ पर अब नियम बदला होगा। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली तथा राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करता है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे ठोस कारण विद्यमान थे। जिस समय सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय कर रही थी, उस समय उनकी सीमाएं अप्राकृतिक, अतार्किक तथा अस्थायी थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाषाई, प्राकृतिक और प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य के पुनर्गठन का संकल्प बार बार दोहराया था। संविधान सभा इस बात को भली भांति समझती थी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों के उचित पुनर्गठन का प्रश्न बार बार खड़ा होगा और इसका समुचित समाधान करने के लिए केंद्रीय शासन, विशेषतः संसद को ऐसे अधिकार जरूर मिलना चाहिए कि वह सरलतापूर्वक इन समस्याओं को सुलझा सके। इस दृष्टि से भारत का संविधान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक संविधानों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन देशों में संघीय शासन अपनी इच्छा से राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक संघात्मक संविधान है, लेकिन वहाँ पर संघीय शासन अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन भारत में संसद ऐसा कर सकती है। अब है, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? तो देखते हैं, है ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हुआ था। वह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठा हुआ था। वह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं दे सकती है। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। इसके अनुसार बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था और कुछ बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जाने थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा हुआ। इस स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न पूछे गए थे वे इस प्रकार थे। क्या था? तो बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है। दूसरा पूछा गया, यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों प्रक्रिया ही जरूरी है। ये 2 प्रश्न पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय से। इस प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन इंटर रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग
विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सकता है। अतः बेरूबारी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दें। दूसरा बताया कि संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दें कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दें कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियाँ होनी आवश्यक है। इसीलिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अपने भूभाग को अर्पित तथा अन्य भूभाग को अर्जित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया गया और मई 2015 में यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इस संबंध में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि यदि सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है कि वह विवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए, तो ऐसे समझौते को लागू करने के लिए अर्थात विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के पास ले जाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित विवादों के उपयुक्त समाधान के लिए दोनों देशों ने समझौता किया था कि इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए। सरकार चाहती थी कि उसे बिना कोई विधि बनाए या संविधान संशोधन किए इस समझौते को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत को उचित माना क्योंकि इस समझौते में भारतीय भूभाग का किसी विदेशी राज्य द्वारा अध्यर्पण नहीं किया जा रहा था, इसीलिए इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अब अनुच्छेद 4 इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 अन्य राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बशर्ते नोट क्या है? नोट यह है कि शर्त यह थी कि संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। क्या है? यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। दूसरा था कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। अगला था कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासत थी।
ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासत थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र व पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला था कि भारत में सम्मिलित हो जाओ, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तीसरा था कि स्वतंत्र हो जाओ। 3 दिया था। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह के माध्यम से, यानी कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, देखते हैं। (1949) के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। पहला था भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के राज्य। अब देखेंगे कि भाग क में कौन से राज्य आते। भाग क के राज्य में ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। यानी कि ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया था, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर थे उसे भाग क के राज्य में कहा गया, जहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर हुआ करते थे। भाग ख में क्या था? बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे कि हैदराबाद और मैसूर को। भाग ख में हैदराबाद और मैसूर को, यानी कि बड़े आकार की देशी रियासत को। नेक्स्ट देखेंगे भाग ग, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, यानी कि छोटी रियासत। भाग ग में था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, यानी कि छोटी रियासतें। भाग घ में क्या था? तो इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया था। अर्जित यानी कि अर्जित अभिप्रेरित है, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित। अब शामिल राज्य कौन कौन होंगे, यानी कि भाग क में कौन से राज्य होंगे? तो असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। यानी कि असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल भाग क में थे। भाग ख में क्या होंगे? तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये भाग ख में थे। भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी, पर संसद ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। ये 2 वर्ग थे, एक था राज्य एवं दूसरा था राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। पहला था राज्य यानी कि स्टेट और दूसरा था राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग ग और भाग घ के राज्यों में शामिल थे। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले के भाग ग और भाग घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए।
आगे चलकर इनमें से कुछ राज्यों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य जैसे पांडिचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, यानी कि पांडिचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 9 क्षेत्र इस वर्ग यानी कि संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, यानी कि अब 8 हो गया है, जो इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को अब एक ही कर दिया गया है, इसीलिए अब राज्य क्षेत्र यानी कि संघ राज्य क्षेत्र संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। यानी कि विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन कब कब हुआ? तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम कब हुआ? तो 1991 में। केरल की राजधानी पहले त्रिवेंद्रम थी, अब हो गया है तिरुवनंतपुरम, 1991 में बदला गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, अब हो गया है चेन्नई, यह बदला गया 1996 में। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से चेन्नई कब किया गया? तो 1996 में। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई से मुंबई कब किया गया? तो 1996 में, 1996। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से चेन्नई 96 और महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई से मुंबई 1996। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता किया गया 2001 में, 2001 में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता किया गया 2001 में। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर से किया गया बंगलुरु 2006 में, 2006। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर से बंगलुरु किया गया 2006 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, धर आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग और धर आयोग के बारे में पढ़ेंगे। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जून में पेश हुआ और दिसंबर 1948 में प्रस्तुत हुआ, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रहकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की। यानी कि यह कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वह भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रखा जाए। इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें जेवीपी समिति भी कहते हैं, जिसे जेवीपी समिति भी कहते हैं। ये 1948 में गठित हुआ। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि यह भी जो जेवीपी समिति हुआ यह भी बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यह दिसंबर 1948 में गठित हुआ था और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। परंतु 1953 ईस्वी में पट्टी श्री रामलल्लू कांग्रेसी नेता के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में। अब आएगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का स्वीकार किसने किया? तो फजल अली आयोग ने। यह 1955 में रिपोर्ट अपना पेश किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत ये नहीं माना और इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया, वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। निष्कर्ष क्या था? केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को प्रमुखता मिलना चाहिए। यह भी कहा कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए,
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को इसमें प्रमुखता मिलना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कतः भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्रायः असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो, क्योंकि यह भी बोला, फजल अली ने बोला कि एक भाषा नहीं हो सकता। यह बोला कि एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। यह भी बोला कि एक भाषा को अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र मिश्रित भाषा क्षेत्र है। क्या है? मिश्रित भाषा क्षेत्र। फिर कि नहीं, दो भाषाई क्षेत्रों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है कि नहीं दो भाषाई क्षेत्रों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं। ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्य के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है। तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता है तो उसे एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोले या भाषाई अल्पसंख्यक जनसंख्या के 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए तथा उसे द्विभाषी राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये भी अच्छा बोला है। जिलों के स्तर पर भी यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए। जिलों के स्तर पर भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यों का वर्गीकरण भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ में करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यह कहा गया कि जो भाग 4 था, भाग क, ख, ग, घ, यह फजल अली आयोग ने इसे समाप्त कर दिया और कहा कि एक ही सूची में होना चाहिए। आयोग ने उपरोक्त आधार पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया था। बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्य के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। इसमें कुल 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। फजल अली आयोग ने 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई थी, जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी थे जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विदर्भ और हैदराबाद भी शामिल थे जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इसने 3 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार की अनुशंसा किया था। फजल अली आयोग ने 16 राज्य जिसमें विदर्भ और हैदराबाद शामिल था को शामिल करने था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने 3 बताया था। 3 गो राज्य क्षेत्र यानी कि कौन होगा? यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जबकि केंद्र सरकार ने इसे 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाने का निर्णय किया। यानी कि फजल अली आयोग ने 3 कहा, दिल्ली, मणिपुर और पुडुचेरी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 6 किया। आयोग को एक प्रमुख चिंता यह थी कि भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद सभी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। आयोग को एक प्रमुख चिंता यह थी कि भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद सभी राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। इन चिंताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 1956 में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जो भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नियम क्या थे तो देखते हैं। यदि किसी राज्य में 30% या अधिक लोग प्रमुख भाषा से अलग कोई एक भाषा प्रयुक्त करते हैं तो इस दूसरी भाषा को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रथम भाषा के समतुल्य समझा जाएगा तथा ऐसे राज्य को द्विभाषी राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये पहला था। दूसरा था, यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला था, भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, चाहे वह
चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या न हो। यह भी अच्छा किया कि भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार की अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या न हो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के विवरण इस प्रकार है। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 ईस्वी में बना, बम्बई से पृथक होकर। बम्बई से पृथक होकर 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात बना। दादरा एवं नगर हवेली 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जिसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो पूर्व में पुर्तगालियों का इस पर शासन था। दादर नगर हवेली पर किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा, दमन व दीव 1962 में गोवा को संघ शासित प्रदेश क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा, दमन, दीव को 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि गोवा और दमन दीव को सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें से 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी, 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। यह पांडिचेरी पहले फ्रांसीसियों का शासन था इस पर, जिसमें कराईकल, माहे, यनम को पांडिचेरी माना गया। कराईकल, माहे, यनम पांडिचेरी को माना गया। 16वां राज्य कौन बना? तो 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग के क्षेत्र को सम्मिलित करके नागा पहाड़ी एवं त्वानसेन क्षेत्र को शामिल करके 1963 ईस्वी में नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया। 17वां राज्य बना हरियाणा, पंजाब से अलग होकर के। 17वां राज्य बना हरियाणा, पंजाब से अलग होकर 1966 में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना 1966 में पंजाब से अलग करके। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना 1966 में पंजाब से अलग करके। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक करके। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक करके 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। 19वां राज्य बना मणिपुर 1972 में। 19वां राज्य मणिपुर 1972। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972। 20वां राज्य 1972 त्रिपुरा। 21वां राज्य मेघालय बना। 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि मेघालय को 22वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और 1972 में इसे भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य बना सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्व में चोंगयाल वंश का शासन इस पर था। पूर्व में चोंगयाल वंश का शासन सिक्किम पर था। 23वां राज्य बना मिजोरम 1987 में। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 में। 25वां राज्य बना गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा। 26वां राज्य बना मध्य प्रदेश 36वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 1 नवंबर को। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से पृथक होकर। 27वां राज्य बना झारखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन। 27वां राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के यानी कि 2000 में यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से पृथक। और 28वां राज्य झारखंड बना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के। 29वां राज्य तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग हो। अब देखेंगे राज्य क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया।
1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोचिंग को नाम बदल करके त्रावणकोर कोचिंग का नाम बदलकर केरल किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई किया गया। 1969 में मद्रास का नाम चेन्नई। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक। और 1 नवंबर 1973 को लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप 1 नवंबर 1973 को लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिलाकर के लक्षद्वीप बनाया गया 1 नवंबर 1973। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया 1992 में। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड। और 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी किया गया। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी किया गया। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया। ओडिशा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिली। यानी कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा में 5 अगस्त को और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेश यथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई। अतः इसके बाद वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्रशासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019 26 जनवरी 2020 से लागू होने के बाद केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्रशासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के बाद केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है वर्तमान। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। यानी कि भाग 7 में भी संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का जिक्र था, लेकिन अनुच्छेद 238 के तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया। अब देखेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता क्या है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया 111, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित किया। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ।